हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूके ट्रिपल एससी चैलेंज क्विज़ का पार्ट 15। इस वीडियो में आपको टोटल 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उत्तराखंड जीके के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि आप अपना स्कोर चेक कर सकें कि आपके 60 में से कितने मार्क्स आए हैं, और उन मार्क्स को आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। देखिए, एमसीक्यू से ये फ़ायदा होता है कि हम जितना भी पढ़ते हैं, अगर हम एमसीक्यूज़ लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो देखिए, ये वीडियो मैं कम से कम 4-5 दिन बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल पे काम कर रहा था, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के चैनल पे काम कर रहा हूँ। आप अगर मेरा करंट अफेयर्स का चैनल देख सकते हैं, अगर विजिट करना चाहें तो चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप विज़िट कर सकते हैं उस चैनल को और देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर्स की डेली जो है वीडियो अपलोड होती है विद पीडीएफ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कन्नौज बोली का संबंध है। तो देखिए, कन्नौज बोली का संबंध किससे है? पश्चिमी हिंदी से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। देखिए, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन सी? राजस्थानी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, ठीक है, पूर्वी हिंदी, बिहारी, और 5वीं है पहाड़ी, ठीक है। तो इन उपभाषाओं के अंतर्गत जो है 17 बोलियाँ आती हैं। कितनी बोलियाँ आती हैं? 17 बोली, ठीक है। बात करें बाकी पश्चिमी हिंदी की, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की, यहाँ से आप क्वेश्चनों को देखिए, थोड़ा डीपली भी लेके चलेंगे, आपके एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बात करें, देखिए, पहले पश्चिमी हिंदी की, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में आती है कौरबी, ठीक है। कौरबी को किस नाम से जानते हैं? खड़ी बोली, ठीक है। कौरबी को किस नाम से जानते हैं? खड़ी बोली। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पर बांगरू। कौन सी आती है? बांगरू, जिसको हम बोलते हैं हरियाणवी। क्या कहते हैं इसको? हरियाणवी। उसके बाद आती है तीसरे नंबर पर ब्रजभाषा। क्या आती है? ब्रजभाषा। चौथे नंबर पर आती है बुंदेली, ठीक है, बुंदेली। और 5वें नंबर पर आती है कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने ये आपको बता दिए। इनका मुख्य क्षेत्र, अगर बात करता है मुख्य क्षेत्र की, देखिए, मुख्य क्षेत्र है इनका हरियाणा, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। इनका मुख्य क्षेत्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? वेलूर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगर ज़िले की बात करें तो हसन ज़िला, ठीक है, हसन ज़िला। और ये हसन ज़िला कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ता है ये? कर्नाटक में। स्थापना की बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को। संस्थापक कौन थे इसके? स्वामी विवेकानंद। किसने की थी इसकी स्थापना? स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जो थे, ये किसके शिष्य थे? यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो रामकृष्ण, ठीक है, इसी से याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी, तो ये रामकृष्ण कौन थे इनके? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन श्रेय किन शब्दों के योग से बनता है? तो देखिए, श्रेय जो बनता है, ये बनता है श, हलंत प्लस रा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं? तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? देखिए, छ, त्र, ज्ञ और श्रेय। छ की बात करें तो ये मिलके बनता है का हलंत प्लस शा से। त्रा जो बनता है ता हलंत प्लस रा से। ज्ञा बनता है जा हलंत प्लस ना से। और श्रा तो आपको पता ही चल गया, सा प्लस रा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन को पहचानिए। तो देखिए, इसमें से सघोष व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा सही है, यानी ल, ठीक है। ये एक अंत्यस्थ व्यंजन है, याद रखेंगे। ल किस तरह का व्यंजन है? एक अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है। देखिए, या, र, ल, व,
ठीक है। इस तरह से इसको अंतस्थ व्यंजन को आप यार लब से भी याद कर सकते हो, कहते हैं यार लब, तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। ये सघोष और अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं सघोष और अल्प प्राण होते हैं। देखिए घोष तत्व के आधार पर जो है व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष व्यंजन, ठीक है। दोनों आपने याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परिणति। कौन सा है? परिणति। अब देखिए एक्ट को किस तरह से लिखते हैं, यहाँ से देखते चलेंगे आप। एक्ट को किस तरह से लिखते हैं? तो देखिए एक्ट को लिखते हैं इस तरह से, एक्ट, ठीक है। और कैंटीन को किस तरह लिखते हैं? कैंटीन में दो डबल मात्राएं आती हैं, ठीक है। कैंटीन में कौन सी मात्राएं आती हैं? डबल मात्राएं। और कोटी को लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, कोटी। तो आपको यहाँ से चारों वर्ड के बारे में पता चल गया कि चारों वर्ड की शुद्ध वर्तनी क्या है। अगला क्वेश्चन है, पितृनुमति में कौन सी संधि है? ठीक है, पितृनुमति में कौन सी संधि है? और देखिए पितृनुमति को हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पितृ प्लस अनुमति, ठीक है, पितृ प्लस अनुमति। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है? ऋषि। और इसमें क्या आ रहा? आ। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रा। और रा किस में आता है? यण संधि में। किस में आता है? यण संधि में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। देखिए यण संधि की बात करें तो यण संधि में देखिए ई या छोटी ई प्लस कोई भिन्न स्वर, ठीक है, कोई भिन्न स्वर, जैसे आ, बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ए, इस तरह से, ठीक है। ऊ या बड़ा ऊ प्लस, ठीक है। तो ये देखिए ये जब ई या छोटी ई किसी भिन्न स्वर से मिलेगी तो ये बनाती है या, ठीक है। जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी भिन्न स्वर के साथ मिलता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? रा। इसी तरह री या भिन्न स्वर, जब कोई भिन्न स्वर मिलता है तो क्या बनता है? बा। क्या बनता है? बा। तो पितृ अनुमति में कौन सी संधि है? तो गाइस कौन सी संधि है इसमें? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। तो गाइस देखिए पितृ अनुमति में कौन सी संधि है आप याद रखें, खाली यण संधि है। और यण संधि, इन संधियों के बारे में आगे हम डीपली पढ़ेंगे। अगर यहाँ से आपको कुछ कन्फ्यूजन हो है तो हम उनको आगे डीपली पढ़ लेंगे, ठीक है। आप यहाँ से बस इतना याद रखें, पितृ अनुमति में कौन सी संधि है? यण संधि है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्कृत का उपसर्ग है। तो देखिए इन चारों में संस्कृत का जो उपसर्ग है वो है आ, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। संस्कृत के जो है 22 उपसर्ग होते हैं। याद रखें, पूछा जाता है कि संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत के जो होते हैं 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। ये बात करें कु, आ और अध की, ये हिंदी के उपसर्ग हैं, ठीक है। ये तीन किसके हैं? हिंदी के उपसर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदों की प्रधानता के आधार पर द्विगु समास में प्रधान बताइए। अब देखिए यहाँ से ये ना पूछे समास नहीं है, क्योंकि जनरल सिलेबस में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये ना कहें कि समास तो नहीं है, तो जनरल सिलेबस में सभी कुछ आ जाता है। तो आप पढ़ लेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी आपकी। तो देखिए निम्नलिखित में से पदों की प्रधानता के आधार पर द्विगु समास में प्रधान बताइए। तो इसमें कौन सा पद होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। तत्पुरुष, कर्मधारी और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखेंगे, द्विगु समास के साथ कर्मधारी और तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं समास? 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इसमें तो उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। बात करें बहुब्री समास की तो बहुब्री समास में जो है दोनों पद अप्रधान होते हैं। बात करें अव्ययीभाव समास की तो उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। 6 आपको क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है, पतलून पाजामा किस प्रकार के शब्द हैं? ठीक है, पतलून और पाजामा किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये अंग्रेजी व फारसी के शब्द हैं, ठीक है, अंग्रेजी व फारसी के शब्द हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा, सॉरी ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी हमारा सही है। पतलून जो है ये अंग्रेजी की है और पाजामा जो है ये फारसी का है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है,
रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। तीसरा होता है योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, इनमें से आपने तत्सम शब्द पहचानना है और बाकी जो है तद्भव है। तो इसमें तत्सम कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? उपवास, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। इसका तद्भव क्या बनेगा? उपास। क्या बनेगा? उपास। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं पत्र लिखने के लिए बैठा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का विशेषण है। ठीक है, संस्कृति से जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है? सांस्कृतिक। क्या बनता है? सांस्कृतिक, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विज किसका पर्यायवाची है? तो द्विज किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है पक्षी का, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। पक्षी के पर्यायवाची की बात करें तो देखिए विहग होता है, ठीक है, विहंग होता है, खग होता है, खग, पखेरु भी कहा जाता है। ठीक है, पखेरु, परिंदा, परिंदा। ठीक है, द्विज भी हो गया, और पतंग। ठीक है, तो ये सभी पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द वाला जोड़ा है। तो निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द वाला जोड़ा कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ए, बर्बर का होता है सभ्य। क्या होता है? बर्बर का होता है सभ्य। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो देखिए जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अबीरा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही है। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को क्या कहा जाता है? तो किशोरी। ये भी पूछा जाता है, क्या कहा जाता है? किशोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विस्मयादि बोधक है। ठीक है, निम्नलिखित में से विस्मयादि चिन्ह कौन सा है? तो इसमें से विस्मयादि चिन्ह कौन सा होता है? इस तरह से होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। विस्मयक, आश्चर्य, हार्स, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का गाइस जो है प्रयोग किया जाता है। कहते नहीं है इस तरह से, वाह आप यहाँ कैसे पधारे, अरे वाह। ठीक है, इस तरह से जो आते हैं शब्द तो वो सभी जो है विस्मयादि बोधक होते हैं। तो आप इस चिन्ह से याद रखेंगे, इसकी पहचान ये होती है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है। तो देखिए चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, तो देखिए भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है ये होता है अनुराग। क्या होता है? अनुराग। अनुराग मिलेगा ऑप्शन में, या आपको मिलेगा रति। ठीक है, अनुराग मिलेगा या मिलेगा आपको रति। अगला क्वेश्चन है, गौरा देवी को किस वर्ष प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए इनको सम्मानित किया गया था 1986 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। बात करें गौरा देवी की तो इनको किस नाम से जाना जाता है? चिपको वुमन से। ठीक है, चिपको वुमन नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस वैज्ञानिक का नाम 2007 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया था? तो ये थे डॉक्टर डीपी डोभाल, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, और डॉक्टर डीपी डोभाल जो हैं ये बार्डे इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के ग्लेशियर वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये एक ग्लेशियर वैज्ञानिक है। अगर
पूछा जाता है कि डॉक्टर डीपी डोभाल कौन है, तो ये एक ग्लेशियर वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति जोशी को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो देखिए, छत्रपति जोशी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था इनको 1983 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। और ये उत्तराखंड में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, इनको उत्तराखंड में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगर बात करते हैं किस क्षेत्र से हैं ये, ठीक है, तो ये वायरलेस के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, वायरलेस के ये विशेषज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था उनको 1961 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। और इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में। कब मिला था? 1968 में। किसके लिए मिला था, किस पुस्तक के लिए इनकी? तो चिदम्बरा के लिए। ठीक है, और चिदम्बरा का प्रकाशन कब हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 1959 में चिदम्बरा का प्रकाशन हुआ था। बात करें देखिए सुमित्रा नंदन पंत की, तो इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में। ठीक है, कहाँ पे? कोशानी बागेश्वर है। बचपन का नाम इनका गोसाई दत्त है। ठीक है, कोशानी द्वारा इनको पुकारा गया नाम क्या है? गुसे या से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? तो इनको ये उपाधि दी गई थी वर्ष 2005 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की बात कर रहा है कि डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि कब दी गई। अब यहाँ से देखिए, इनको रस्किन बॉन्ड को प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1992 में। रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री कब मिला था? 1999 में। कब मिला था? 1999 में। और पद्म भूषण कब मिला था इनको, रस्किन बॉन्ड को? तो 2014 में। और बात करें इनकी प्रथम पुस्तक पूछी जाती है कि रस्किन बॉन्ड की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? रूम ऑन द रूफ। ठीक है, रूम ऑन द रूफ इनकी प्रथम पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस व्यक्ति को द्वितीय द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो देखिए, ये मिला था रेणु कोहली को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ये एक एथलेटिक्स है। कब? 2002 में मिला था इनको। कब मिला था? 2002 में। और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिल रखा है? हंसा मनराल शर्मा को। ठीक है, हंसा मनराल शर्मा को। ये एक भारोत्तोलक है। और तृतीय द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था? जयदेव बिष्ट को। तो आपको तीनों याद होने चाहिए। जयदेव बिष्ट को, ये एक मुक्केबाज हैं। ठीक है, तो प्रथम हो गया, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? हंसा मनराल को। दूसरा मिला रेणु कोहली को। और मतलब तीसरा वाला किसको मिला था? जयदेव बिष्ट को। जयदेव बिष्ट को मिला था 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली, गाइज ये एक पॉइंट यहाँ से छूट गया। देखिए, जयदेव बिष्ट जो हैं, ठीक है, जयदेव बिष्ट जो हैं, ये उत्तराखंड में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है। तो याद रखेंगे, ये तीसरे और पुरुषों में पहले हैं। ठीक है, उत्तराखंड के तीसरे हैं, लेकिन पुरुषों में ये पहले हैं। तो दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं यहाँ से। पहली हो गई हंसा मनराल, ठीक है, पहली हंसा मनराल, दूसरी हो गई रेणु कोहली, और तीसरे हैं जयदेव बिष्ट, और पुरुष में ये प्रथम है। तो यहाँ से आपने ये पॉइंट जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब की? तो देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट ने जो है दसोली ग्राम स्वराज मंडल की जो स्थापना की थी, ये की थी 1964 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए बात करें चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में, तो इनको 21वां रोमन, ठीक है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था इनको? 1982 में। काफ़ी पूछा जाता है। इनको पद्मश्री कब मिला था इनको? 1986 में इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण कब मिला? 2005 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। अब द्वितीय यहीं से पूछा जाता है कि द्वितीय रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था? तो दीप जोशी को। कब मिला था? 2009 में। ठीक है, तो आपके दोनों यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने किस वर्ष क्रांतिवीर गुप्त संगठन की स्थापना की थी? तो उन्होंने स्थापना की थी 1857 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। बात करें देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा की, तो
तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे बिसुंग गाँव, ठीक है, बिसुंग गाँव लोहा घाट। कहाँ पड़ता है ये? लोहा घाट। और लोहा घाट कहाँ पे है? चंपावत में, चंपावत में, ठीक है। और उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ये काफ़ी पूछा जाता है। तो कुमाऊं कमिश्नर थे उस समय हेनरी रैमजे। कौन थे? हेनरी रैमजे उस समय पे कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन को किस वर्ष राइट लिवलीहुड अवार्ड सम्यक जीविका पुरस्कार मिला था? तो देखिए ये पुरस्कार मिला था 1987 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, केदार घाटी को दोबारा बसाने के लिए ऑपरेशन केदार कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मार्च 2014 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। इस ऑपरेशन केदार का, ठीक है, ये केदार घाटी को दोबारा बसाने के लिए ऑपरेशन केदार, ये इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, तो कर्नल अजय कोठियाल जो थे इसके नेतृत्व करता थे। ऑपरेशन केदार जो है ये केदार आपदा के लिए चलाया गया था। जो केदार आपदा आई थी कब आई थी? 16-17 जून 2013 को, ठीक है। और राहत अभियान चलाया गया था उसका काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केदारनाथ आपदा के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन सूर्या होप, ठीक है, याद रखेंगे, ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था बचाव कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित बेतालघाट ब्लॉक या विकासखंड किस जनपद में स्थित है? तो देखिए बेतालघाट ब्लॉक जो आता है ये किस में आता है? ये आता है नैनीताल ज़िले में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, नैनीताल जनपद में जो है 8 ब्लॉक हैं। कितने हैं? 8 ब्लॉक हैं, ठीक है। और राज्य में कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 95। कितनी है? 95। बात करें, देखिए थोड़ी सी नैनीताल के बारे में, यहाँ पर नैनीताल की बात आई है। तो नैनीताल की बात करें तो नैनीताल की स्थापना की गई थी 1891 में, ठीक है। कब की गई थी? 1891 में। और नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भी है, ठीक है। और उच्च न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, भारत के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो देखिए राज्य में कस्तूरी मृग एवं प्रजनन संरक्षण केंद्र की जो स्थापना की गई थी, ये स्थापना की गई थी 1982 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। कहाँ पे स्थान की बात करें तो ये स्थान था कांचूला खर्क। और कांचूला खर्क कहाँ पर पड़ता है? ये चमोली में। कहाँ पर पड़ता है? ये चमोली में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल विधानसभा सीटों में से आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए आरक्षित सीटों की जो कुल संख्या है ये है 15। कितनी है? 15, ठीक है। देखिए 15 किस तरह से है? 13 तो एससी की हैं, ठीक है, और 2 हैं एसटी की, ठीक है, 2 हैं एसटी की, तो टोटल कितनी हो गई? 15। बात करें राज्य में कुल विधानसभा सीटों की तो कितनी है? 71, यानी 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं, 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए उस समय पर जो अध्यक्ष थे वो थे श्री कृष्णकांत। कौन थे? श्री कृष्णकांत, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था कब? 27 जुलाई को। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 27 जुलाई 2000 को, ठीक है। और राज्यसभा में कब पास किया गया था? 10 अगस्त 2000 को। उस समय पर सभापति कौन थे? श्री कृष्णकांत। और लोकसभा में जब पेश किया गया था ये, तो उस समय पर अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी। कौन थे? जीएमसी बालयोगी। और राष्ट्रपति ने इसको कब पास किया था? 28 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। कौन थे? KR नारायण। और प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पे प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वन पंचायत के अधीन महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण था? तो देखिए राज्य में वन पंचायत के अधीन महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण था? तो ये था 33%, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है।
बात करें वन पंचायत की तो इसका गठन हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। और यहीं से एक क्वेश्चन हो रहा था कि कुमाऊं का प्रथम वन कानून कब बना था, तो वो भी 1931 में ही बना था। ठीक है। वन पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र कितना आता है, तो 15.32%। ठीक है। और वर्तमान में वन पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिल रखा है, तो 50%। ठीक है, 50%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में त्रिवेणी धर्म निर्णय ग्रंथ तथा ऊषा रुद्र गोदीय ग्रंथ का संबंध किस शासक से है, तो ये संबंध है रुद्रचंद्र से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो देखिए ये प्रकाशित होता था कुमाऊनी भाषा में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। बात करें अल्मोड़ा अखबार की तो इसकी स्थापना हुई थी 1871 में। ठीक है। संपादक कौन थे इसके? बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, बुद्धि वल्लभ पंत इसके प्रथम संपादक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो देखिए गढ़वाल कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1918 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। उसके अलावा देखिए यहाँ से एक एक करके देख लेते हैं। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में, और गढ़वाल कांग्रेस की 1918 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए हाथी पर्वत जो है ये कहाँ पे स्थित है? चमोली में। कहाँ पे स्थित है हाथी पर्वत? चमोली में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6727, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अब इसमें देखिए ऊंचाई के हिसाब से अगर बात करें 6904 ये किसके काफ़ी पूछी जाती है, तो यह है पंचाचूली की। ठीक है, पंचाचूली पर्वत की है जो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। 7084 मीटर ये किसकी है, तो यह है संतो पंत की। ठीक है, संतो पंत की जो चमोली में है। 6856 की बात करें तो ये किसकी है? भागीरथी। ठीक है, जो पर्वत है कहाँ पे? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई, तो देखिए राज्य में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1967 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगर फुल डेट की बात पूछ लेता है वो, तो 24 से 25 जून। ठीक है, 24 से 25 जून 1967 में। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इस परिषद के? अध्यक्ष थे इसके दया कृष्ण पांडे। कौन थे? दया कृष्ण पांडे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी बेसिन क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम है, तो देखिए ये नदी बेसिन क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये है सबसे पहले काली। ठीक है, काली, उसके बाद अलकनंदा, फिर भागीरथी और फिर कोसी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। काली नदी का जो है नदी बेसिन कितना है? 11,467 वर्ग किलोमीटर। अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा का है 10,951 वर्ग किलोमीटर। भागीरथी की बात करें तो 7,880 वर्ग किलोमीटर, और कोसी का है 6,753 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा नदी बेसिन किसका, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे छोटा नदी बेसिन जो है तो ये है नयार नदी का। कितना है? नयार नदी का 1921 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बासु की ताल किस जनपद में स्थित है, तो देखिए बासु की ताल जो है ये टिहरी जनपद, टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। इस ताल का पानी लाल है, याद रखेंगे आप, इस ताल का पानी जो है वो लाल है। बासु की ताल नीले रंग के कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, बासु की ताल जो है नीले रंग के कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधानसभा सीटों का परिसीमन कब हुआ था, तो ये हुआ था नवंबर 2000 को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग विहार चमोली का क्षेत्रफल कितना है, तो 967.2 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो देखिए ये पाया जाता है मध्य हिमालय क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वन पंचायतों का गठन कब हुआ, तो देखिए ये हुआ था
1931 में। कब हुआ था? 1931 में, मैंने आपको पीछे ही बताया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, राज्य में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो देखिए ये आरक्षण प्राप्त है 4%। कितना है? 4%। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतिम शासक ब्रह्मदेव की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1398 में। कब हुई थी? 1398 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस गुफा से ज्यामितीय आकृति मिली है? तो ये मिली है लाखू गुफा से। कहाँ से मिली हैं? लाखू गुफा से। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्राचीन पद अक्षपटलिक का संबंध है? तो ये संबंध है लेखा परीक्षक से। ठीक है, लेखा परीक्षक को प्राचीन में क्या कहा जाता था? अक्षपटलिक, अक्षपटलिक। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कब से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है 2013 से। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने जोली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम बदलकर दून हवाई अड्डा कब रखा गया? तो ये रखा गया था 1 मार्च 2015 को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था 2015 में। अगला क्वेश्चन है, नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल कितना है गाइज? 111 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 111 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस महोत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नोटा कोथिंग उत्सव को। ठीक है, नोटा कोथिंग उत्सव को। अगला क्वेश्चन है, पोंटा आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है पैर में। ठीक है, पोंटा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पैर में, यानी 56 का डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनगणना में कौन सा स्थान है? तो 57 का है बी। ठीक है, यानी 25वां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस जिले में हैं? तो ये किस जिले में सर्वाधिक? देहरादून। ठीक है, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां याद रखेंगे देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली में हैं। अगला क्वेश्चन है, जागरा त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है जौनसारी जनजाति से। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, किस जनजाति के मुख्य देवता बागनाथ हैं? तो ये हैं राजी जनजाति के। ठीक है, राजी जनजाति के। तो गाइज ये थे यूके SSS चैलेंज के पार्ट 15 के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। आप इसकी PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।